बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं उमर अब्दुल्ला। आज आपको 2-3 अहम खबरें बताएंगे और कुछ हक़ाइक़ से भी पर्दा उठाएंगे। सबसे पहले जिक्र करेंगे कि नवाज शरीफ साहब ने जो बिजली सब्सिडी दी है, जो बिजली सस्ती करने का ऐलान किया पंजाब के अंदर, उसके बारे में बताएंगे। और उस पर जो अपोजिशन जमातें हैं या उनके इत्तेहादी हैं, उनका क्या रद्द-ए-अमल है, उस बारे में बताएंगे। फिर आपको बताएंगे कि जनरल फैज़ हमीद साहब क्या वादा माहूआ बनने जा रहे हैं। और साथ साथ ये भी बताएंगे आपको कि क्या इमरान खान साहब को मिलिट्री कोर्ट में ले जाया जा रहा है। और आखिर में आपको बताएंगे कि हामिद मीर साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने कुछ इंकशाफात किए हैं, उस बारे में ज़िक्र करेंगे। और ये भी बताएंगे आपको कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ कौन वादा माहूआ बना था और उसका फिर क्या अंजाम हुआ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो सस्ती बिजली देने का ऐलान किया है पंजाब के अंदर, तो उस पर जो उनके इत्तेहादी हैं या जो उनकी अपोजिशन पार्टी हैं, दोनों नाखुश नज़र आते हैं। वो इस तरह के उन्होंने नवाज शरीफ साहब के इस ऐलान को जो पॉलिटिकल स्टंट करार दे दिया है। उन्होंने कहा है कि वो अपनी ज़ाती मशहूरी के लिए या शोबदाबाजी के लिए ये बात कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, क्योंकि ये सब्सिडी नहीं है। ये सब्सिडी सिर्फ एक सूबे के लिए दे रहे हैं। और ये जो नून लीग पार्टी है वफाकी पार्टी है, और नवाज शरीफ के भाई जो हैं वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। तो किस तरह हो सकता है कि वो एक सूबे को सब्सिडी दें, वो भी 2 माह के लिए, और बाकी जो सूबे हैं उनको उनके साथ सौतेलू जैसा सलूक किया जाए या उनको सब्सिडी ना दी जाए। तो इस पर जो जमात इस्लामी के अमीर हैं नईमुर रहमान साहब, उनका कहना है कि बादशाहत नहीं चलेगी, पूरे मुल्क के लिए सस्ती बिजली का ऐलान किया जाए और हम आईपीपीज़ का बोझ नहीं उठाएंगे। अभी आईपीपीज़ क्या हैं? आईपीपीज़ ये दरअसल ये हैं वो कारखाने, वो फैक्ट्रियाँ जो बिजली बना रहे हैं। और ये मंसूबे जो महंगे मंसूबे थे, ये नवाज शरीफ साहब ने लगाए थे 2013 से 2018 तक जब उनकी हुकूमत थी। तो उस दौरान ये उन्होंने महंगी बिजली के मंसूबे लगाए थे। तो वो कह रहे हैं कि नईमुर रहमान साहब कि हम इसका बोझ नहीं उठाएंगे। तो ये सिर्फ जो रिलीफ़ है ये एक सूबे के लिए, और ये रिलीफ़ जो है ये इतना वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ 2 माह के लिए है। और इसमें भी सिर्फ 14 रुपये का रिलीफ़ दिया जा रहा है, जबकि पिछले 2 साल के अंदर जो बिजली कीमतें बढ़ी हैं वो करीबन 60 रुपये के फ़ी यूनिट के करीब बढ़ी हैं। और अब 14 रुपये का जो ऐलान करके ये एहसान किया जा रहा है। और MQM जो है इत्तेहादी है, नून लीग की अहम इत्तेहादी, तो उन्होंने कहा है कि वफाकी हुकूमत को ख़बरदार किया है। और फ़रूख सत्तार ने यह कहा है कि नवाज शरीफ अपनी बेटी के साथ मिलकर पंजाब के लिए शर्फियाँ लुटा रहे हैं। कराची के लिए बिजली कीमतों में इजाफा कर दिया है, और बिजली मज़ीद 3 से 5 रुपये जो इजाफा किया गया है, इसका नोटिफिकेशन वापस लिया जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि अल्लाह न करे कि सिविल नाफरमानी शुरू हो जाए। तो ये इत्तेहादी जो हैं उनके वो भी धमकी दे रहे हैं। और PTI के जो इस टाइम चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने भी मुतालबा किया है कि मुस्तकिल बुनियादों पर पूरे मुल्क के अंदर सस्ती बिजली की जाए। ये ना किया जाए कि शोबदाबाजी करके कुछ माह के लिए सिर्फ एक सूबे में थोड़ा बहुत रिलीफ दे के आवाम की आंखों में धूल झोंकी जाए। और उन्होंने ये भी कहा है कि एक सियासी स्टंट है और शोबदाबाजी है, और ये जो तरक्याती काम के पैसे थे सूबे के, वो निकाल के तो उससे रिलीफ देने का एक ढोंग रचाया जा रहा है। तो इस पर वज़ीर आला सिंध भी, उन्होंने भी कुछ नाम लिए बगैर तनकीद किए। उन्होंने कहा है कि पता नहीं किस तरह इनको टाइम मिल जाता है, वो टीवी पर आकर बात करते हैं और मेरे पास तो टाइम होता ही नहीं है। मैं तो अपने सूबे की फलाह के लिए दिन रात भाग दौड़ करता हूँ और मेरे पास टाइम ही नहीं होता कि मैं टीवी पर आकर इस तरह के स्टंट मारूँ। और उन्होंने साथ साथ नाम लिए हुआ है, ये भी कहा कि जो इस तरह की बेवकूफ़ी के ऐलानात हैं, मेरे पास उनका जवाब देने के लिए कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो नून लीग के जो रहनुमा है उन्होंने इस पर रद्द-ए-अमल दिया। ततारड़ साहब, उन्होंने कहा है कि मैं समझता था कि जो पंजाब में ये इक़दाम हुआ सस्ती बिजली वाला, इक़दाम कौन सा हुआ है? 14 रुपये फ़ी यूनिट सस्ती की गई है, वो भी पंजाब में सिर्फ 2 माह के लिए। तो ये अच्छा इक़दाम है। तो ततारड़ साहब ने कहा है कि ये अच्छा इक़दाम है। तो मैं समझता था कि जो पोजीशन है या जो हमारी इत्तेहादी हैं उसकी तारीफ़ करेंगे, लेकिन सिंध के जो दोस्त हैं और हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, उन्होंने तनकीद की है। और हमने पहले भी वफाकी हुकूमत ने 50 अरब की सब्सिडी दी थी। तो अब जो पंजाब हुकूमत है उसने अपने जो डेवलपमेंट है, जो तरक्याती जो बजट है, उसमें से 45 अरब निकाल कर सूबे को रिलीफ़ दिया है। तो इस पर वज़ीर आला पंजाब जनाब जो मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा हैं, उनका भी एक बयान आया है। तो वो मुहतरमा कह रही थी कि ये शॉर्ट टर्म रिलीफ़ नहीं है, 2 माह के बिजली के बिलों में हम रिलीफ़ दे रहे हैं। तो अब 2 माह के जो बिजली के बिलों में 14 रुपये फ़ी यूनिट रिलीफ़ दिया जा रहा है, ये शॉर्ट टर्म रिलीफ़ नहीं, ये लॉन्ग टर्म रिलीफ़ है, क्योंकि जो 2 माह होते हैं वो तकरीबन को साल 1.5 साल के बराबर होते हैं। तो पता नहीं वो कैसी लॉजिक्स लेके आती हैं, ये समझ से बाहर है कि जो 2 माह है वो शॉर्ट टर्म में ही आएगा, तो वो शॉर्ट टर्म रिलीफ़ ही है, उसको हम लॉन्ग टर्म तो नहीं कह सकते ना। तो उन्होंने एक दिलचस्प ये बात कर दी है। और उसके पहले जब वो 14 अगस्त वाले दिन मज़ार इकबाल पर हाज़िरी देने के लिए गई थी, तो वहाँ विज़िटिंग बुक जो थी उसमें भी 2-4 सतरें उनसे नहीं लिखी गई। वो भी सोच कर 1-1.5 मिनट में कोई उन्होंने 4 से 5 लफ्ज़ लिखे, और उसमें भी कुछ कटिंग की जो के था उसको की कर दिया। तो इस तरह की सूरत हाल है, इस तरह हमारा जो पंजाब है वो चलाया जा रहा है।
अब आते हैं जो अहम खबर है, सबसे अहम खबर। आजकल ये सवाल गर्दिश कर रहा है कि क्या जनरल फैज़ हमीद जो साहब का DGISI थे, आजकल उनका कोर्ट मार्शल चल रहा है, तो क्या वो वादा माफ गवाह बनेंगे, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कुछ बयान देंगे, या उनको सिर्फ पकड़ा इसीलिए गया है कि इमरान खान साहब के खिलाफ़ बयान दिलवाया जाए, या फिर उनके जो अपने कारनामे थे जो उन्होंने बतौर DGISI या फिर जो मिलिट्री के अंदर रहते हुए जो उन्होंने कारनामे सर अंजाम दिए, या उसके बाद जो उन्होंने कारनामे सर अंजाम दिए, क्या उसके बारे में पकड़ा जा रहा है, या फिर सिर्फ इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बयान लेने के लिए पकड़ा जा रहा है। तो लगता ये नहीं है कि वो वादा माफ़ बनेंगे, क्योंकि अगर वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बयान देते हैं कि जी मैंने उनके कहने पर कुछ जो लोगों को मारा था या मरवाया था या कुछ इस तरह के काम किए थे, या लोगों के साथ ज़्यादतियाँ की थी, या डकैतियाँ जो मैंने करवाई थी वो इमरान खान साहब के कहने पर करवाई थी, तो उसमें वो खुद भी फंस जाएंगे, क्योंकि जो बंदा जुर्म करता है वो भी जो सज़ा होती है उसका हकदार होता है। ये नहीं कि जिसका आर्डर था तो सिर्फ सज़ा उसी को मिलेगी, तो इसमें ये खुद भी फंस जाएंगे। और ये नहीं हो सकता कि वो सिर्फ बोझ है जो उस पर डाल दें, इमरान खान साहब पर, क्योंकि उस टाइम जो उनके बॉस थे वो चीफ आर्मी के चीफ थे उस टाइम के, जनरल बाजवा साहब थे, तो बॉस तो उनके वो थे, तो उनके कहने पर ही तो उन्होंने सारे ये काम किए। तो ये नहीं हो सकता कि उनको छोड़ दिया जाए और इमरान खान साहब को पकड़ लिया जाए, क्योंकि जो उनके मुतासरीन है फैज़ साहब के, अंजुमन मुतासरीन फैज़ है, उसमें काफ़ी सारे लोग आते हैं। तो उन लोगों में जो मौजूदा सदर पाकिस्तान है जनाब आसिफ अली ज़रदारी, वो भी आते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ उन्होंने केस बनवाए। उसके साथ साथ मौजूदा वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब भी उनके मुतासरीन में आते हैं, और मौजूदा चीफ जस्टिस जो हैं काजी फ़ायज़ ईसा साहब, वो भी उनकी जद में आए, उनके खिलाफ भी एक रेफरेंस दिया गया। और उसके बाद जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब, और इसके अलावा कुछ सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ सदूर हैं, वकला हैं, साफ़ी हैं, ताजिर हैं, और तो ये सब लोग जो हैं उनके फैज़ साहब के मुतासरीन में आते हैं, क्योंकि फैज़ साहब ने इनके खिलाफ़ ये केस करवाया, या इनके खिलाफ़ कार्रवाइयाँ की, या इनके खिलाफ़ कुछ इस तरह की चीज़ें की जिनसे वो, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि फैज़ हमीद ने साहब ने हमारे घर में डकैतियाँ की हैं, डकैतियाँ करवाई हैं। तो इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। तो अब कैसे हो सकता है कि जिस आदमी पर इतने इल्ज़ाम आते हैं उसको छोड़ दिया जाए, तो ये इतना खैर मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। तो अगर इमरान खान साहब उनसे गलत काम करवाते थे तो उनके बॉस बाजवा साहब थे, उन्होंने डबल उनसे गलत काम करवाए हैं। तो बाजवा साहब देखते हैं कि बाजवा साहब के खिलाफ़ अगर खान साहब के खिलाफ़ कार्रवाई होती है तो देखते हैं क्या कि बाजवा साहब के खिलाफ़ भी कार्रवाई होती है या नहीं होती, लेकिन ये इतना आसान नज़र नहीं आता। तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि जो साहब मकबूल लीडर रहे हैं उनके खिलाफ़ हमेशा वादा माफ गवाह बनवाए गए हैं। जैसे मैं मिसाल देता हूँ आपको, साबिक़ा वज़ीर आज़म और जो पाकिस्तान की हिस्ट्री के मकबूल तरीन लीडर थे, पीपल पार्टी के चेयरमैन जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, तो उनके खिलाफ़ भी इसी तरह वादा माफ गवाह बनवाए गए थे। और भुट्टो साहब जब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने एक सिक्योरिटी फोर्स बनाई थी, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स FSF के नाम से, तो उसका इंचार्ज उन्होंने बनाया था मसूद महमूद साहब को। तो वो एक एक्सपीरियंस्ड पुलिस ऑफिसर थे और एक बहुत ज़ालिम किस्म के आदमी थे। फिर क्योंकि भुट्टो साहब उनको इस्तेमाल करते थे और उनके ज़रिए जोड़ तोड़ किया करते थे, तो जब भुट्टो साहब पे केस बना जो इस पर उनको फांसी हुई, तो वो जो मसूद महमूद साहब थे जो उनके करीबी साथी थे उनके खिलाफ वादा माफ गवाह बन गए। तो उस केस में भुट्टो साहब को फांसी हो गई, और जो वादा माफ गवाह थे वो बैरून मुल्क चले गए, और ज़िंदगी सारी उन्होंने बाकी जो बाना ज़िंदगी थी वो बाहर के मुल्क अमेरिका में गुजारी, और वो उनकी जान बख्शी हो गई और उनको कुछ इनामात से भी नवाजा गया होगा। तो ये कोई खैर इतनी अचंभे की बात नहीं है। तो इस तरह बनाए जाते हैं और बन भी सकते हैं फैज़ हमीद, लेकिन ये बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। तो वो उन्होंने बयान ये दिया था, मसूद महमूद साहब थे, उन्होंने ये बयान दिया था कि भुट्टो साहब जब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने मुझे हुक्म दिया था कि अहमद रज़ा कसूरी को मार दिया जाए, और फिर मैंने आगे FSF के जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान थे तो उनको मैंने आगे हुक्म दिया, उनको कहा कि अहमद रज़ा कसूरी साहब को आपने मारना है। तो वो जब उनको मारने गए, ये वाक़या है शादमान लाहौर का, तो जब वो अहमद रज़ा कसूरी को मारने गए उन्होंने फायरिंग की, तो वो फायर जो थे वो उनके वालिद साहब साथ बैठे थे, नवाब मोहम्मद अहमद ख़ान साहब, तो वो फायर उनको लग गए, तो इस तरह उनकी वहाँ पे हलाकत हो गई, वो फौत हो गए। तो इसका केस बनाया गया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पे, और उनको फिर इसी केस में फांसी दे दी गई थी। तो ये कोई इतनी वो नहीं है, बात हैरत की बात नहीं है, ये ऐसा हो भी सकता है।
तो देखते हैं कि ये किस तरह मामलात जाते हैं, क्या फैज़ हमीद साहब वादा गवाह बनते हैं या नहीं बनते। और दूसरा सवाल आजकल ये उठाया जा रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं उनको क्या मिलिट्री कोर्ट में ले जाया जा सकता है। तो बज़ाहिर तो मुश्किल नज़र आता है, क्योंकि आज जो इस्टेब्लिशमेंट है वो आज के जदीद दौर में इस तरह का जो बार है वो नहीं उठाएगी, क्योंकि वो काफ़ी मकबूल हैं, एक सियासी जमात जो है उसके हेड हैं और उनकी एक सूबे में हुकूमत भी है। तो इस तरह का जो है अपने ऊपर वो नहीं लेंगे मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की जो क़यादत है। तो बज़ाहिर नहीं लगता कि उनको मिलिट्री कोर्ट में ले जाया जाएगा, क्यों। और इमरान खान साहब के ऊपर जो दीगर केसेस हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और बहुत करीब है कि इमरान खान साहब कुछ हफ्तों में ही बाहर आ जाएं। और अब ज़िक्र करते हैं कि साबिक जो हैं हामिद मीर साहब, वो एक सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। तो उन्होंने कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ बयान किए हैं फैज़ हमीद साहब के बारे में और उस टाइम की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी उसके बारे में। उन्होंने कहा जो फैज़ हमीद साहब थे वो काफ़ी शदीद किस्म के झूठे इंसान थे। उन्होंने बहुत ज़ोर दिया इस बात पर कि वो बहुत ही झूठे इंसान थे और सारी ज़िंदगी उन्होंने झूठ का सहारा लिया। उन्होंने इसी तरह प्रमोशंस ली और इसी झूठ के सहारे पे वो DG ISI बने और इसी झूठ के सहारे पे ही वो आर्मी चीफ बनना चाहते थे। क्योंकि जब मीटिंग्स होती थी बाजवा साहब और फैज़ हमीद साहब साथ होते थे तो वो एक दूसरे को शो करते थे कि जी मैं आपके लिए एक्सटेंशन के लिए वोट मांग रहा हूँ, बाजवा साहब को कहते थे। और बाजवा साहब कहते थे कि जी मैं भी अपने लिए मांग रहा हूँ। और जब ये अलग अलग हो जाते थे तो फैज़ हमीद साहब अपने लिए लॉबिंग करते थे, अपने लिए वोट मांगते थे कि मुझे आर्मी चीफ बना दिया जाए। तो इस तरह के वो झूठ बोलते थे। तो और हामिद मीर साहब ने ये भी कहा कि 4 माह पहले PTI के एक जो सीनियर रहनुमा थे, मोस्ट सीनियर, तो वो मुझे मिले और कहने लगे कि हम फैज़ हमीद साहब से बहुत तंग हैं। तो उन्होंने पूछा कि क्यों, क्या वजह है। उन्होंने कहा कि फैज़ हमीद साहब हम पे दबाव डालते हैं, हम पे जो अपने आर्डर चलाते हैं और हमें कहते हैं कि जी आपने पंजाब के अंदर या KP में के अंदर या सिंध के अंदर फ़लाँ आदमी को ओहदा नहीं दिया, उस आदमी को ओहदा दिया जाए। तो फिर वो कहते हैं कि हम जी किसी तरह से इमरान खान से रब्ता करते, डयाला जेल में जाते, उनसे मिलते, उनसे पूछते। तो वो कहते मैंने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया और फैज़ हमीद की बात को आप इग्नोर करो और उसकी किसी बात पर आपने अमल नहीं करना। तो फैज़ हमीद साहब डबल गेम खेलते थे। ये जब नून लीग से, पीपल पार्टी से मिलते थे तो उनको कहते थे कि मैं आपके साथ हूँ। जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म भी थे उस टाइम भी जब ये मिलते थे इमरान खान साहब के खिलाफ बोलते थे और इन्होंने ख्वाजा आसिफ को भी बुलाकर कहा था कि हम इमरान खान से तंग आ गए हैं तो आप हुकूमत आप संभाल लें। और जब इमरान खान साहब के पास जाते थे तो उनको लगता था कि ये मेरा बहुत करीब तरीन आदमी है और ये मेरे लिए ही काम कर रहा है या हुकूमत के लिए ही काम कर रहा है। तो इस तरह के वो डबल गेम करते थे। और उन्होंने कहा कि मुझे, हामिद मीर साहब ने कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक साबिक DG ISI जो हैं उनका कोर्ट मार्शल होगा या उनके खिलाफ़ इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने साथ साथ ये ज़िक्र भी किया कि साबिक जो DG ISI जो साबिक रहे हैं तो काफ़ी सारे हमसे मुलाकातें करते थे, मिलते थे, तो हमें कहते थे कि आप जो मीडिया वाले एक बयानिया बनाएं कि हम मुल्क में सदारती निज़ाम लेकर आ रहे हैं। और वो कहते हैं कि हम पे काफ़ी सख्ती भी करते थे कि मीडिया हमारा साथ नहीं देता इस काम में। और साथ साथ उनकी जो लाइन है उन्होंने वो कोट की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो साबिक DG ISI जो उसके सदर हैं ISI के साबिक, तो वो कहते थे कि जी पाकिस्तान एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कांट बी को एग्जिस्ट। तो ये जो डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट की डेमोक्रेसी और जो पाकिस्तान है, इनका वजूद साथ साथ नहीं चल सकता। तो इस तरह की वो साबिक DG ISI इस तरह की बातें करते थे और वो पार्लियामेंट के हक़ में भी नहीं थे। वो कहते थे कि सदारती निज़ाम हो और सिंगल बंदा ये सब चीज़ें कंट्रोल करे। तो फैज़ हमीद साहब ने साथ साथ हामिद मीर साहब ने साथ साथ फैज़ हमीद साहब के कुछ कारनामों का जिक्र करते हुए ये भी कहा कि वो सहाफ़ियों को दबाते थे और उन पर दबाव डालते थे, मारपीट करवाते थे। उन्होंने एक मिसाल दी, असद तूर साहब का वाक़या जिक्र किया। उन्होंने कहा कि असद तूर साहब के घर कुछ ISI के एहलकार घुसे, उनको मारा पीटा और साथ इल्ज़ाम ये भी लगा दिया कि जी लड़की के कोई चक्कर था असद तूर साहब का, तो लड़की के भाई जो थे उन्होंने जाके असद तूर को मारा है। तो इस तरह की वो कार्रवाइयाँ करवाते थे। और उन्होंने कहा कि फिर उसके बाद मैंने एक तकरीर भी की और फिर मैंने साथ साथ एक प्रोग्राम में ये जिक्र भी कर दिया कि उस टाइम के जो पीपल पार्टी के जो को चेयरमैन थे आसिफ ज़रदारी, उन पर दबाव है फैज़ हमीद साहब की तरफ से कि जी आप मुल्क छोड़कर चले जाएं, जिस तरह नवाज शरीफ छोड़कर चले गए हैं। तो कहते हैं कि इस तरह के मेरे बयानात और तकरीर करने के बाद फैज़ हमीद साहब मेरे खिलाफ़ हो गया, मुझे काफ़ी दबाव डाला, मुझे मेरा प्रोग्राम भी सेंसर कर दिया और मैंने फिर कॉलम वगैरह लिखने शुरू कर दिए। और फिर मैंने एक इंटरव्यू उन्होंने कहा कि मैंने ये भी कहा था कि अगर ये ISI के लोग नहीं थे तो मैं माफ़ी मांगूंगा, लेकिन फिर आज तक वो पता नहीं चला कि वो लोग कौन थे और वो थे ही ISI के। तो उन्होंने कहा कि जी इल्ज़ाम तो इस तरह के ISI पे काफ़ी माजी में लगते रहे हैं
और उन्होंने कहा कि हमें अब भी अपना जो है वो किबला दुरुस्त करना चाहिए। आजकल के जो ताकतवर लोग हैं तो वो भी इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर साबिक जो DG ISI के ख़िलाफ़ अगर इस तरह की कार्रवाई हो सकती है तो आजकल जो लोग ताकत में हैं उनको भी सोचना चाहिए कि चंद सालों के बाद जब उनके पास ताकत नहीं रहेगी तो उनके खिलाफ़ भी इस तरह के इक़दाम हो सकते हैं। और वो कह रहे थे कि आज भी इस तरह के जो हालात हैं वो चल रहे हैं, क्योंकि वो बता रहे थे कि मैंने एक जो केस किया है, इंटरनेट जो स्लो हुआ है या फायरवॉल की इंस्टॉलेशन हो रही है, इसके खिलाफ़ मैंने कोर्ट में एक केस किया। तो मुझे फिर कुछ कॉल्स आई और कहा गया कि आप जी कौन होते हैं इस तरह की कार्रवाइयाँ करने वाले या इस तरह का केस करने वाले। तो कह रहे हैं कि आज भी इस तरह के हालात चल रहे हैं। तो इस तरह की जो साहिब इक़्तिदार हैं उनको सोचना चाहिए, इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, क्योंकि वक्त जो है वो बदलती देर नहीं लगती। अगर फैज़ हमीद साहब के ऊपर इस तरह का वक्त आ गया, जो उस वक्त एक आर्मी चीफ साहब के बाद एक ताकतवर तरीन ओहदा समझा जाता था, तो इस टाइम जो ताकत में हैं लोग, कल उन पर भी इस तरह का वक्त आ सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर ही होगा और पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए बेहतर ही होगा। और इसके साथ ही मुझे दी इजाज़त। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।